हैं राहुल गांधी एसेट हैं। बिहार में लालू यादव फैक्टर है, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ये लोग तो गमला वाले पौधा है। 160 का टारगेट तो एनडीए का है। एनडीए का टारगेट 400 पार था। प्रशांत किशोर जी नमस्कार और स्वागत है आपका फ्रैंकली स्पीकिंग पर। धन्यवाद। कुछ समय बाद, लेकिन सवाल है कि जैसे ही पटना में लैंड करो आपने आंधी मचाई हुई है। चक्कर क्या आप? ना आप किसी नेता को बैठने दे रहे हो, ना जनता को बैठने दे रहे हो। जहां देखो पीके पीके पीके। और सोशल मीडिया अगर देख लें, रील्स वगैरह देख लें तो 90% उसमें पीके नजर आते हैं। ऐसा क्या किया है कि तूफान मचाया है? 3 साल मेहनत करी है, एक ईमानदार प्रयास किया है और कोशिश करी है कि देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य में जहां एक तरह से होपलेसनेस रही है कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता है, वहां उम्मीद की एक किरण जलाई है। लोगों को पहली बार पिछले 25-30 सालों में ये दिखा है कि शायद मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम मेरे पे उनका पूरा विश्वास हो गया है, लेकिन लोगों ने जो बात सुनी, जो प्रयास को देखा, तो उनको लगा शायद हमारे बच्चों के भी जीवन में बदलाव आ सकता है। शायद वो दिन भी आ सकता है जब बिहार से लोग बाहर मजदूरी करने नहीं जाएंगे। शायद वो दिन भी आ सकता है जब बिहार में एक ऐसी व्यवस्था बन जाए जहां लोग नीचे लूटेंगे नहीं, चोरी नहीं करेंगे, बिहार की भलाई के लिए ईमानदारी से कुछ काम करेंगे। ये उसी का शोर है, उसी की ताकत है, उसी का प्रभाव है। प्रशांत किशोर का कुछ नहीं है। हम लोग तो बिल्कुल सामान्य परिवार से आए हुए व्यक्ति हैं, 2 हाथ 2 पैर, सामान्य परिवार, कोई पेडिग्री नहीं, कोई बिजनेसमैन नहीं, कुछ नहीं है। 10, 15, 20 लोगों के साथ आज से 3 वर्ष पहले भितिहरवा गांधी आश्रम से चलना शुरू किया। और इस देश के जितने भी एनालिस्ट होंगे, अगर किसी ने ध्यान दिया होगा, जो भी पत्रकार हो, एनालिस्ट हो, उन्होंने यही कहा, अरे छोड़ो ना भाई, बिहार में क्या हो सकता है। मुझे लगता है कि नेशनल मीडिया में आप सबसे पहली पत्रकार होंगी जो मेरी पदयात्रा में आई थी, वरना तो लोगों ने कहा यार इससे क्या होता है। और वही लोगों ने देखने में, समझने में भूल करी है। नेपाल में अभी जो क्रांति हुई वो किसी ट्रेंड लाइन में थोड़ी ना दिखा है। बांग्लादेश और श्रीलंका में जो हुआ वो पहले किसी एनालिस्ट ने थोड़ी फोरकास्ट किया था। लोग 30-35 साल से एक ही धारा में चले जा रहे हैं, एक तरह से अपने जीवन को मान लिया है कि अब नहीं सुधर सकता है। बीच में एक उनको प्रकाश पुंज दिखा, एक रास्ता दिखा, एक तो अब वो लोग अपने बच्चों के लिए खड़े हो रहे हैं और वही प्रभाव दिख रहा है। वरना तो लोग यही कहते थे, अरे भाई बिहार में आपका जात कितने का रहता है। तो आपने जो कॉन्वर्सेशन है वो जात से अलग करके गवर्नेंस पर और करप्शन को मुद्दा बना दिया आपने। क्योंकि वही मुद्दा है, हमने कुछ नहीं मुद्दा बनाया है। जो मुद्दा समाज का, लोगों का था, उसको सरफेस पर ला दिया। आप बताइए, जाति कहाँ मुद्दा था? जाति मुद्दा नहीं है ये जो कास्ट सेंसस तो यहीं से शुरू हुआ। मैं आपको बता रहा हूं, उसी कास्ट सेंसस में जिन लोगों ने कास्ट सेंसस कराया, 500 करोड़ रुपए बिहार जैसे गरीब राज्य का खर्च कराया, उसी कास्ट सेंसस में जो फाइंडिंग्स आए वो तो अपने आप में बताता है कि जाति के नाम पर किस तरह से समाज का दोहन हुआ है। पिछले 30-35 साल में सामाजिक न्याय और जाति की राजनीति करने वाले लोग ही सत्ता में हैं। लालू, नीतीश जी सत्ता में हैं। कांग्रेस और भाजपा अलग अलग समय में इनके सहयोगी रहे हैं। जिन जातियों की इन लोगों ने बात करी, कास्ट सेंसस जो इन्होंने कराया, उसमें क्या निकल कर आया? 35 साल से सामाजिक न्याय की बात करने वाले नेताओं के शासन के बाद बिहार में आज भी, और आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, 3% दलित समाज के बच्चे 12वीं पास कर रहे हैं। ये जातीय जनगणना बता रहा है, नीतीश लालू का जातीय जनगणना ये बता रहा है। 5% से कम अति पिछड़ा समाज के बच्चे 12वीं पास करते हैं। 7% से कम मुस्लिम समाज के बच्चे 12वीं पास कर रहे हैं। अब आप बताइए कि जिन जातियों का नारा लगाकर, जिन जातियों की बात करके ये लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, 30 साल इन्होंने 35 साल शासन करने के बाद उनके बच्चे 12वीं नहीं पास कर रहे हैं और पूरे समाज को आरक्षण के नाम पर लड़ा दिया। मैं कह रहा हूं भाई, जब तुम्हारा बच्चा 12वीं ही नहीं पास करेगा तो आरक्षण चाहे 10% हो या 100%, तुमको लाभ मिलेगा कैसे? तो आप मैं कैमरे पर कहता हूं जाति जनगणना होनी नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल हो। अब तो हालत यह है कि आप देखिए कि 150 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस कह रही है कि जातीय जनगणना से ही भला होगा।
मोदी जी कह रहे जातीय जनगणना से ही भला होगा, लेकिन आप जैसे पत्रकारों को राहुल गांधी से एक बात पूछना चाहिए कि अगर जातीय जनगणना से ही देश की सारी समस्या को खत्म होना है तो आपके दादा या आपके नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपकी दादी इंदिरा गांधी, आपके पिताजी राजीव गांधी, जिनके प्रधानमंत्री रहते हुए सारे जनगणना हुए, क्या वो लोगों ने बहुत बड़ी गलती की जो ये नहीं कराया? क्या राहुल गांधी कैमरे पर या कोई कांग्रेसी स्वीकार करेगा कि इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को देश की समस्याओं की समझ नहीं थी, या वो अति पिछड़ा समाज के साथ उन्होंने बेईमानी की कि उन्होंने जातीय जनगणना नहीं कराया? कि राहुल गांधी उन तीनों से ज्यादा समझदार हैं? जातीय जनगणना होना आप चाहिए। क्या मानते हैं? नहीं, राहुल गांधी मैं तो सबसे समझदार हैं? मेरी बात तो छोड़, मैं तो उनका विरोधी हूँ राजनीतिक तौर पर। कैसे? आप तो एडवाइस करने गए थे, आपने तो पूरा कांग्रेस पार्टी को प्रेजेंटेशन दिया था। बिल्कुल दिया था। मैं अगर आज बोलूं तो लोग कहेगा प्रशांत किशोर राजनीतिक विरोधी इसलिए कह रहे हैं। मैं तो कांग्रेसियों से पूछना चाह रहा हूं आपके माध्यम से, और आपको ये कह रहा हूं, कोई भी कांग्रेसी मिले उनसे ये कहिए कि प्रशांत किशोर ने ये कहा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि जातीय जनगणना से ही देश की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। तो क्या ये समझ इंदिरा गांधी को नहीं थी? क्या ये समझ राजीव गांधी को नहीं थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू को नहीं थी? लाल बहादुर शास्त्री को नहीं थी? नरसिम्हा राव जी को नहीं थी? मनमोहन सिंह जी को नहीं थी? और अगर नहीं थी तो ये कहिए कि उनसे ज्यादा समझदार आप हैं। और अगर उनकी समझ थी और उसके बाद भी उन्होंने नहीं कराया, इसका मतलब कि उन्होंने जानबूझकर इन वर्गों के साथ नाइंसाफी की। आप कह रहे हैं कि आप पिछड़ों की बात करते हैं, लेकिन आप खुद तो हैं प्रशांत किशोर पांडे। बिल्कुल, तो क्या हुआ? मैंने कहा, कैमरे पर कहा, मेरी जाति ना मेरी ताकत है ना मेरी कमजोरी। मैं जाति की राजनीति नहीं करता हूं, लेकिन जाति एक समाज की सच्चाई है। जिसका भी जन्म हुआ है इस देश में वो किसी जाति का होगा, लेकिन ना वो मेरी जाति मेरी ताकत है ना मेरी कमजोरी है। ना मैं उसको बेचता हूं, ना मैं उसकी वजह से डरता हूं। आपकी ताकत है क्या? मेरी ताकत ये है कि मैं इसी मिट्टी में मेरा जन्म हुआ है और ऊपर वाले की कृपा से, माँ बाप के आशीर्वाद से कुछ जीवन में हासिल कर लिए है। अब कोशिश है कि इस मिट्टी का जो कर्ज है उसको अदा करें, एक ईमानदार प्रयास करें, मेहनत करें, लोगों को बताएं कि भाई इस तरह से आप बाहर अपने गरीबी बदहाली से निकल सकते हो, यही हमारी ताकत है। इससे पहले आप नीतीश कुमार जी के साथ थे, आपने पार्टी भी ज्वाइन की और स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर भी आप उनके साथ थे, तब ईमानदारी से साथ नहीं थे? बिल्कुल ईमानदारी से साथ थे। और हमारा साथ नहीं होता तो शायद नीतीश कुमार की राजनीतिक कैरियर भी उस समय खत्म हो गया होता। लेकिन आप ये समझिए, 2000 नीतीश कुमार आपकी वजह से? नहीं, बिल्कुल 14-15 में तो हम नहीं, पूरे बिहार को पता है कि अगर हमने न मदद की होती तो मुख्यमंत्री थे कहां। मेरी अपनी व्यक्तिगत लालसा अगर कुछ होती तो 15 में ही मंत्री बन गए होते, 15 में ही पद ले लिया होता। इस बिहार में कोई नहीं कह सकता है कि प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार का 1 रुपया लिया हो, कोई घर लिया हो, कोई गाड़ी ली हो, कोई सुरक्षा ली हो, आज तक नहीं लिया। अब आप ये कह सकते हैं कि 14-15 में अगर हमने उनकी मदद की तो आज उनका विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध इसलिए कर रहे हैं कि 14-15 के नीतीश कुमार और आज के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। 14-15 में नीतीश कुमार की छवि सुशासन बाबू की थी, एक ऐसे व्यक्ति की थी जो अच्छा प्रशासनिक अनुभव वाला व्यक्ति है, बिहार को सुधारने की कोशिश कर रहा है। आज नीतीश कुमार की छवि यह है कि ये बिहार के भ्रष्टतम सरकार के मुखिया हैं, भ्रष्टतम सरकार के मुखिया हैं। जिस 14-15 में नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी उसमें राजनीतिक सुचिता बाकी थी। वो इस सरकार के ईमानदार मुखौटा हैं जो शारीरिक और मानसिक तौर पर थक गया है, और लेकिन सरकार के तौर पर ये लालू जी की सरकार से भी भ्रष्ट सरकार है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बिल्कुल, लालू जी की सरकार से भी भ्रष्ट है। यस, क्योंकि तो यू प्रेफर तेजस्वी? क्योंकि नहीं, तेजस्वी का तो कोई गिनती नहीं, मैं लालू जी की बात कर रहा हूं। लालू जी की सरकार में आज से ज्यादा अपराध था, अपहरण, लूटमार, हत्या, जमीन कब्जा, ये सब इससे ज्यादा था। लेकिन सरकारी तंत्र के जरिए जो लूट भ्रष्टाचार आज हम लोग देख रहे हैं बिहार में, अपने लिविंग मेमोरी में हम लोगों ने इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं देखा। तो जिस नीतीश कुमार की मदद की गई थी, 100 करोड़ का डेफेमेशन केस है आपके ऊपर। 100 नहीं, 1000 का कर दीजिए, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। 100 करोड़ से कोई मतलब नहीं है। आप देखिएगा कि वो लोग जो डेफेमेशन किए खुद लेके भागेंगे, डेफेमेशन सूट लेके, उनका हिम्मत भी नहीं होगा कि वो कोर्ट तक जाए। मैं आपको कैमरे पर कह रहा हूं। मैं दूसरी बात पे आ रहा हूं। आज जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूं वो व्यक्ति है जो जहरीली शराब से 100-150 लोग मर जाते हैं
और ये पॉकेट में हाथ डालकर ये आदमी हंस के कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, हम क्या करें। प्रशांत किशोर जो कहते हैं कि जैसे ही अगर आप सत्ता पाते हैं, आपकी मेजॉरिटी आती है, तो 1 घंटे में आप ये जो शराब का जो बैन है इसे हटा देंगे, तो आप क्या जनता की सेवा कर रहे हैं? बिल्कुल। अब हमने कहा कि जन स्वराज की जो व्यवस्था बनेगी तो बाकी जो बड़े काम होने हैं वो तो होंगे, लेकिन इन द मैटर ऑफ डेज एंड आवर्स 6 चीजें हो जाएंगी। पहली चीज, इन मैटर ऑफ आवर्स बिहार से इस फर्जी शराबबंदी के कानून को हटा दिया जाएगा, जिसमें शराब की दुकान बंद है और घर घर शराब की डिलीवरी हो रही है और सरकार बिहार के गरीब जनता का 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। दूसरी बात हम लोगों ने कही कि बिहार में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को, दिव्यांगों को और विधवाओं को, उनको जैसे ही जन स्वराज की व्यवस्था बनेगी उनको 2,000 रुपये महीना मिलने लगेगा, ताकि उनकी एक बेसिक जिंदगी जीने के काबिल वो हो जाए। तीसरी बात कही गई कि जैसे ही सरकार बनेगी। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.